हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो 2023 और 22 में जो सीयूटी 2023-22 में जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को हम लोग हल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा था आप लोगों को इन क्वेश्चंस को हल करते समय जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको नोट भी करना है। यदि आप लोग नोट करते रहे ना तो ऐसे ही सवाल अब की बार सीयूटी 2024 में पूछा जाएगा और ऐसा आप लोगों ने कर लिया जैसा मैं बता रहा हूं तो आप लोग 101% अब की बार हिंदी लैंग्वेज में 200 नंबर लेकर आओगे। 100 परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। 100 परसेंटाइल तो आप लोगों को वैसे ही मैं दिला दूंगा, जैसा मैं थोड़ा सा भी मैंने पढ़ा है उसमें थोड़ा सा भी पढ़ लिया ना तो आप लोगों को 100 परसेंटाइल तो वैसे ही आ जाएगा। लेकिन हमें हमारा जो उद्देश्य है वो है 200 में 200 नंबर लाना। ठीक है, चलते हैं हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था 2023 में कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। आपको युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है, यानी युधिष्ठिर शब्द में समास आप लोगों को बताना है कि कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अविभाव समास है या बहुव्रीहि समास है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को आ, दो दिक्कतें आएंगी क्योंकि यहाँ आप लोगों को इस समास में दो आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या है, एक तो युधिष्ठिर का क्या हो जाएगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। अब युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहा जाता है, तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पर हमें, उसे क्या कहा जाता है, उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। सीधी सी बात है, तीसरा अर्थ यदि यहाँ निकलता है तो हम डायरेक्ट कौन सा आंसर करेंगे। देखो, मान लो कोई भी शब्द है आपके दिमाग में आ जाए, अरे यार इस नाम से तो हम लोग उसे जानते हैं। मैंने कहा लंबोदर, आपने कहा अरे लंबा है उधर जिसका, वो तो कौन है, गणेश जी है। ऐसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर कौन रहता है भाई, युधिष्ठिर रह रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गलती मत करना, चाहे और कोई सा भी ऑप्शन आए आप लोगों के पास। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किन वाक्यों में गुणवाचक विशेषण है। आपको क्या बताना है यहाँ पर, गुणवाचक विशेषण आप लोगों को पता होना चाहिए। विशेषण जो होता है वह किसी भी शब्द की, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बताता है। और मुख्य रूप से यह चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब देखो, इससे हमें पता चल रहा है हमें गुण बताना है। क्या बताना है, गुण। अब किसी भी इंसान में या किसी भी वस्तु में क्या तो गुण होगा, या दूसरी वस्तु की हम लोग बात करें, दूसरी चीज की हम लोग बात करें तो क्या होगा, दोष होगा। अब ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, गुण के अंतर्गत आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। यानी कोई भी वस्तु हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसमें दो विशेषताएं होती हैं, चाहे गुण होता है एक, दूसरा दोष होता है। दोनों के दोनों किस में आते हैं, गुणवाचक में। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करें, क्या पूछ रहा है ये, गुणवाचक, कि उसका कोट पुराना है। अब देखो भी, कोट है, मान लो ये कोट है, क्या तो नया होगा या पुराना होगा। अब इसकी विशेषता क्या है, ये नया है, भाई गुणवाचक, सीधी सी बात है। अब ये उसकी विशेषता क्या है, ये पुराना है, तो ये भी क्या हो गया, गुणवाचक। जैसे कि मान लो यह मकान पुराना है, मतलब क्या हो गया, बहुत सालों पहले बना हुआ है, भाई इसकी विशेषता है। मैं कहूँ ये से, जैसे ताजमहल आप लोगों ने देखा है, मैंने कहा ताजमहल को किसने बनाया, शाहजहां ने बनवाया, मतलब बहुत पुराना है। बहुत क्या है, पुराना भी, किसने बनवाया था, शाहजहां ने। अब उसकी विशेषता क्या है, बहुत सुंदर है। तो ताजमहल बहुत सुंदर है तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। ऐसे ही कोट की जगह आप लोग लिख दो ताजमहल, यानी कि ताजमहल पुराना है। अब तो समझ में आ गया। तो किसी भी वस्तु की, चाहे उसमें गुण हो चाहे दोष हो, दोनों चीजें आती हैं तो वो दोनों चीजें विशेषण के अंतर्गत आती हैं, वो भी कौन सा, गुणवाचक विशेषण होगा। तो एक तो हो गया, चलो एक तो राइट आंसर हमें मिल गया, क्या हो गया, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, एक तो ये मिल गया। नेक्स्ट देखो, वह बहुत लंबा है। मान लो ये मैं इंसान है कोई, एक तो बहुत लंबा है, एक बहुत ठिगना इन छोड़ा बोना जिसे हम लोग कहते हैं, तो विशेषता तो होगी, तो एक तो ये मिल गया। वह बहुत होशियार है, भाई एक तो कमजोर होगा एक होशियार होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ तीनों में है। वह चार भाई है, यहाँ फिक्स हो रहा है, यहाँ संख्यावाचक विशेषण आ रहा है कि चार भाई है, वो भी संख्यावाचक कौन सा, निश्चित, ध्यान रखना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है यहाँ पर। किसमें, इस चार भाई में क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 से संख्या आ जाती है तो निश्चित हो गया, और उसके बहुत सारे भाई हैं तो अनिश्चित हो गया। वह 1 किलो वजन उठाता है। अब 1 किलो जिसे तोला जाता है, जिसे मापा जाता है, वो परिमाण में आता है, तो निश्चित आ रहा है। यहां पर भी क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान रखना, यहाँ परिमाण है और ऊपर वाले में क्या था, संख्या। तो परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित, और संख्यावाचक भी दो प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित। तो यहाँ आंसर पूछा गया हमसे गुणवाचक, तो तीनों में ए बी सी में क्या है, गुणवाचक विशेषण है। कहीं है क्या ए बी सी, ये रहा देखो ए ऑप्शन में ए बी सी, क्योंकि डी में तो क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ई में क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चित अनिश्चित भी नहीं देता है तो डायरेक्ट बोलो परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इस प्रकार से आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आई बात समझ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। देखो छंद होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का छंद होता है बेटा, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वर्णिक छंद और दूसरा होता है मात्रिक छंद। एक वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है और मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है। अब आप लोगों को पता होगा, मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजन की नहीं होती है। 11 स्वर होते हैं, उनकी मात्राएं होती है। 11 में से भी एक स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है, एक सवैया है, एक दोहा है, एक गीतिका है, एक बरवे है। तो बता सकते हैं मुझे आप लोग कौन सा यहाँ पे जो छंद है जो आपका वार्णिक छंद है, बता सकते हैं। देखो दोहा, दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं, और दोहे को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाता है, याद है आप लोगों को, सोठा बन जाता है। ये भी ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे सवैया जो है आपका क्या है, वार्णिक छंद है। क्या है, सवैया एक वार्णिक छंद है जिसमें कितने कितने मात्राएं होती हैं, वर्ण होते हैं, बता सकते हैं आप लोग। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे कि सवैया में कितनी होती है, 22 से 26 होती है या कुछ ज्यादा होती हैं, बता सकते हैं मुझे। जल्दी से कमेंट करके बताना है आप लोगों को, फटाफट बताइए। हाँ, जल्दी से बताना है कि सवैया में कितने वर्ण होते हैं, जल्दी से फटाफट, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल बताइए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। बताइए जल्दी से। हाँ भाई, बता सकते हैं मुझे, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, याद है आप लोगों को, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, याद है कुछ, तो ध्यान रखना। देखो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, एक रस संप्रदाय के प्रवर्तक, दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। तो दोनों में से चलो मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, चलो इसको बैठा देता हूँ मैं आप लोगों को और इसको बैठा देता हूँ। इन दोनों बताइए मुझे, भरत मुनि आएगा या भाम्य आएगा। यहां इन दोनों में से एक तो रस संप्रदाय का प्रवर्तक है, ये भी मैं बता देता हूं, और एक अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक है। तो जल्दी से मुझे बताइए अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, जल्दी से फटाफट। कोई बताएगा मुझे। हाँ भी, जल्दी से बताओ यार, ये सवाल बहुत ही इजी इजी सवाल है, आप लोगों को बताना होगा। नहीं, देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे देखो प्रथम आचार्य की हम लोग, देखो एक सवाल आ जाता है यहाँ पे, आचार्य की बात करें तो प्रथम आचार्य किसे माना जाता है, प्रथम आचार्य माना जाता है भरत मुनि को। इनका जो समय है बेटा दूसरी व तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी, यानी ईसा पूर्व की दूसरी तीसरी शताब्दी में जन्म माना जाता है, और ये हमारे आते हैं छठी शताब्दी में। किस शताब्दी में इनका जन्म माना जाता है, छठी शताब्दी में। अब देखो एक मैं बात करूं
रस संप्रदाय की, रस संप्रदाय डायरेक्ट पूछा है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है यहाँ पे, भरत मुनि। अब अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पे आ जाएगा भामह। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए जल्दी से मुझे, यहाँ क्या बताना है आप लोग, मिलान करना है, अंधे की लकड़ी, एक अनार, सौ बीमार, दिल्ली दूर है, 9 2 11 होना। जल्दी से बताओ मुझे, अलंकार और मुहावरे दो चीजें दी हुई हैं, उनको आप लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। जल्दी से फटाफट बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताना है आप लोगों को। हो गया, तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। देखो, अंधे की लकड़ी, उसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। देखो, थोड़ा समय इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग सवाल को पढ़ लो, क्योंकि 5 या 10 सेकंड में आप लोगों को दे रहा हूं, वो इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग गलती न करें। तो अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, कहीं है क्या एकमात्र सहारा, बेसहारे को सहारा ये दे रखा। देखो, एकमात्र सहारा नहीं दे रखा, लेकिन बेसहारा को सहारा, तो एक में चार, कहीं है क्या एक में चार, देखो यहां पे मिल गया, और किसी में है क्या नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है, इन मिलान वाले सवालों में यदि आप लोगों को एक आंसर भी आता है या 2 आंसर आते हैं, तो भी आपको उसका राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, 9 2 11 होना मतलब क्या हो जाता है, भाग जाना। देखो, डी में एक मिल रहा है, एक अनार 100 बीमार, चीज अभी सफलता में देरी, चीज कम और चाहने वाले बहुत ज्यादा, दिल्ली दूर है, अभी सफलता में क्या है, देरी है, सीधी सा बात है। तो क्या हो जाएगा, ये मिल गया, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। बता सकते हैं आप लोग ऐसे, इस प्रकार से आप लोग यदि आंसर देते हैं बेटा, तो आप लोगों को 200 में 200 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन थोड़ा समझते हुए, देखो मैंने जो इन सवालों को इसीलिए थोड़ा थोड़ा समय दिया है इनको, थोड़ा अच्छा समझाए इनको। देखो, यहाँ पे हम लोग बात करें तो मैंने कहा मात्रिक और वार्णिक, मात्राएं गिने जाते हैं, मात्राएं किसको, शवरों में होती है, शवर कितने होते हैं, 11 होते हैं, 11 में से एक शवर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। वार्णिक वर्णों को गिना जाता है, ठीक है। अब शवैया में कितनी वर्ण होते हैं, 22 से 26 मैंने बता दिया है आप लोगों को। एक और वार्णिक छंद है, उसका नाम आप लोग मुझे बताए जल्दी से कौन सा है, ये बता सकते हैं आप लोग इसमें, बहुत ही सर्वप्रिय सवैया छंद कौन सा, मालती है या कौन सा है, मैंने नाम बता दे, डायरेक्ट बता देता हूं मैं, मालती सवैया छंद जो सर्वप्रसिद्ध है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर देना है। नेक्स्ट सवाल है, जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। याद है आप लोग, एक टॉपिक है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। अब उसे बताना है, उसे क्या कहा, अदृश्य कहा जाता है, गोचर कहा जाता है, अधिभार कहा जाता है, अनाथ कहा। देखो, अनाथ क्या होता है, जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका कोई स्वामी नहीं है, मतलब कोई जिसके कोई माता माता पिता नहीं है, अनाथ उसे तो कहते हैं। नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख कर लो टुकड़ा, ए धन नाथ, नाथ यानी स्वामी, ए यानी नहीं, स्वामी नहीं है, मतलब अनाथ जिस बालक के माता पिता नहीं है, जिसके कोई स्वामी नहीं है। अदृश्य, ये दृश्य नहीं है। अगोचर, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहा जाता है, अगोचर कहा जाता है। ऐसे आप एक 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 शब्द को आप लोगों ने अठा दिया। मान लो एक ऑप्शन के बारे में तुम्हें पता भी नहीं है, अधिभार क्या होता है, किसी ऊपर बाहर चढ़ा हुआ होता है, किसी अधि यानी ऊपर भी होता है, अधि यानी पास भी होता है, अधि यानी सामने भी होता है, तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। लेकिन आप लोगों को सवाल को देखते हुए आप लोगों को डायरेक्ट आंसर नहीं देना, इसका आंसर ये होगा। आप लोगों को एक एक ऑप्शन को उठाओ, निकालते जाओ यहाँ से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हाँ ये हो सकता है, इसको छोड़ दो, ये भी नहीं है, बस सीधा सीधा आंसर मिल गया हमें। यदि आप लोग ऐसे करते हो हिंदी में, तो प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है, सूची 1 व 2 में मिलान करना है। जल्दी से मुझे बताओ फटाफट क्या होगा राइट आंसर। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, एक तत्सम शब्द बताना है, एक तद्भव शब्द बताना है आप लोगों को। अब जल्दी से आप लोग मुझे बताएं, तत्सम और तद्भव शब्द क्या होता है, किसके आधार पर इन शब्दों को डिवाइड किया गया, ये सब आप लोगों को मुझे आंसर बताना है। देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर जो शब्द होता है बेटा, वह जो शब्द होता है, वह शब्द होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। एक होता है बेटा जी तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज, और एक होता है बेटा विदेशी। विदेशज जिसे कहते हैं, विदेशी बोल दो, विदेशज बोल दो, बात एक ही है। तत्सम होता है बेटा संस्कृत वाले शब्द, यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में करने लगे।
और काफी वर्षों से चले आ रहे जिनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ उन्हें तत्सम कहा जाता है। और संस्कृत के वे शब्द जिनके मूल रूप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, उन्हें कहा जाता है तद्भव। और देशज क्या होता है, देसी भाषा वाले शब्द, यानी मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार जिन शब्दों का निर्माण कर लेता है उन शब्दों को क्या कहा जाता है, उन शब्दों को कहा जाता है देशज शब्द। विदेशी शब्द किसे कहा जाता है, विदेशज किसे कहा जाता है, विदेशज उसे कहा जाता है बेटा, यानी कि हिंदी भाषा में हिंदी और संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा का शब्द क्या कहलाता है, विदेशी शब्द कहलाता है, हिंदी और संस्कृत के अलावा। अब यहां में ट्रिक्स याद करनी है, क्या, तत्सम शब्द की ट्रिक्स याद करनी है, जहां पर हमें वे दिखाई दे, जहां पर हमें रे के रूप दिखाई देते, जहां पर हमें संयुक्त वर्ण दिखाई दे, ठीक है, संयुक्त अक्षर जिसे हम लोग कहते हैं ये दिखाई दे, तो ऐसे वाले शब्द लगभग लगभग हमारे किस में माने जाते हैं, तत्सम शब्द माने जाते हैं। अब देखो हरड़ हो गया, हृदय, हस्ती, हरिद्रा, हरित की, हल्दी हो गया, तो हल्दी का तो हरिद्रा हो जाता है। चलो आपको नहीं पता, चलो मैं एक बात करता हूं, मैं आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन एक चीज तो पता होगा, हाथी का तो पता होगा ना, हाथी को क्या कहा जाता है, अस्थि। अब देखो सी में दो है क्या, कहीं सी में दो दो दो, देखो ये रहा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सारे के सारे मिलान करने वाले, तो एक का आंसर पता हुआ आप लोग सीधे से राइट आंसर पहुंच जाओगे। देखो यहाँ पे हाथी को अस्थि तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा। वैसे मैं बता दूं, हल्दी हरिद्रा भी कहा जाता है, हल्दी, ये तत्सम शब्द है सारे के सारे, ये सॉरी ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हरड़ को क्या कहा जाता है, हरड़ को कहा जाता है हरित की, ध्यान रखना, हरड़ हरित की, हल्दी को कहा जाता है हरिद्रा, हाथी को कहा जाता है अस्थि, और हिया हिया मारो ढोले रे, बात सुना होगा, हीड़ा हिवड़ा सुना होगा, एक गाना भी है ना, हुड़ा हुड़ा है हिवड़ा हिवड़ा डोले रे मारो, इस प्रकार से, मुझे ध्यान नहीं है। तो हिया का अर्थ क्या होता है, हृदय होता है, ठीक है, हंसने की आवश्यकता नहीं है, लगभग लगभग है ऐसा कोई सॉन्ग होगा, आप सर्च कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे पूछा गया है आपका वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, एक टॉपिक है आपका वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ठीक है। हाँ, तो आदि से अंत तक को क्या कहा जाता है, ऊपर पर्वत के पास की भूमि, जो वचन से परे हो, जिसकी आत्मा महान हो। एक तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, तो ही आप लोग कर सकते हैं बेटा, वरना नहीं कर सकते। तो फटाफट बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, हाँ राइट आंसर जल्दी से बताइए। एक तो इसमें बिल्कुल इजी लग रहा है, मुझे बिल्कुल ही इजी लग रहा है, देखो यहां मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां देखो, जिसकी आत्मा महान हो तो उसे क्या कहा जाता है, महात्मा, सीधी सी बात है। पर्वत के पास की भूमि, उपतय का, देखो ये दो शब्द याद रखना, एक तो याद रखना अधितय का, और एक याद रखना उपतय का। अब देखो नाम से पता कर रहा हूं मैं, उप यानी समीप यानी पास, अधि यानी ऊपर, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये क्या कह रहा है, पर्वत के पास की भूमि उपतय का, पर्वत के ऊपर की भूमि अधितय का, विलोम शब्द अधितय का, उपतय का, उपतय का विलोम शब्द अधितय का, ऐसे करना है भाई, ठीक है। आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत हो गया, जो वचन से परे हो वचनातीत, देखो नाम से पता चल रहा है, वचन धन अतीत, यानी अतीत यानी बहुत दूर, अतीत यानी बीत गया है, बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं उसे, ऐसे ध्यान रखना है। तो देख लो कहीं है क्या, आदि से लेकर अंत तक, आदोपांत, ए में दो, देखो आपको ये तो पता ही था, जिसकी आत्मा महान हो, डी में तीन, देखो कहां है, डी में तीन, देखो एक में ही डी में तीन है और कहीं पर भी नहीं है। अब देख लो मिलान कर लो, ए में दो ठीक है, बी में एक ठीक है, तीन में चार ठीक है, और चार में तीन ठीक है, ये लो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब इनको आप लोगों को लिख लिख के याद करना है, ऐसा नहीं करना कि इसकी तुम सोचो पीडीएफ मिल जाए तो सर जी काम चल जाए, अरे बेटा जी इन चारों सवालों को लिखो ना ऐसे, आदि से अंत तक आदोपांत हो गया, पर्वत के पास भूमि
उपतय का हो गया, पर्वत के ऊपर की भूमि अधितय का हो गया, जो वचन से परे हो वचनातीत हो गया, जिसकी आत्मा महान हो महात्मा हो गया। ऐसे आप लोगों ने याद किया ना तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता बेटा, जो मैं कह रहा हूं वही होगा, ध्यान रखना। 200 में 200 नंबर लेकर आओगे आप। नेक्स्ट है, अब ये सवाल है बेटा ऐसा जिसको आप लोग यदि पढ़ोगे ना तभी आप लोग कर पाओगे। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं आप लोगों को, छायावाद के जितने भी कवि है ना, छायावाद के और छायावाद के प्रमुख जो चार कवि, चार स्तंभ हैं, जो कौन कौन, महादेव वर्मा, निराला प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, इन चार की रचनाएं तो तुम्हें याद करनी करनी है। छायावाद के चारों कवियों की चार जो प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है, निराला जी को शिव जी या महेश या रुद्र कहा जाता है, विष्णु जी पंत को कहा जाता है, दुर्गा महादेव वर्मा को कहा जाता है। इनकी रचनाएं तो तुम्हें याद करनी ही पड़ेंगी। अब यहाँ मिलान करना है। देखो, राम की शक्ति पूजा, नीरजा, कामायनी और पल्लव। अब देखो नीरजा ये किसकी रचना है, बता सकते हो मुझे? नीरजा हो गई, सांध्य गीत हो गया, बता सकते हो मुझे? नहीं बता सकते। देखो, राम की शक्ति पूजा किसकी है? निराला जी की है। ठीक है, हाँ देखो, राम की शक्ति पूजा निराला जी की है, नीरजा महादेव वर्मा जी की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है और पल्लव है सुमित्रा नंदन पंत की। अब मैंने कैसे बताया, कैसे बता दिया मैंने बताया, मैंने बार बार अभ्यास किया इनकी रचनाओं को पढ़ने की। ये नहीं, आप कोई भी रचना दे दो मुझे, मैं लगभग लगभग उसका आंसर तुम्हें बता दूंगा। अब तुम सोचो कितने कवि हुए हैं हिंदी में, 1000 से ज्यादा। अब 1000 से कवियों ने कितनी रचनाएं लिखी होंगी, कितनी कहानी लिखे, कितने नाटक लिखे, कितने उपन्यास लिखे, कितने रेखा चित्र लिखे, कितने संस्मरण लिखे, हाँ कितनी डायरियां लिखी, ये सब मैं बता दूंगा आप लोगों को, लगभग लगभग बता दूंगा उसका आंसर किसी भी क्वेश्चन का। कैसे याद हुआ फिर मुझे? बार बार मैंने पढ़ा है। तो आप लोगों को इतना नहीं पढ़ना है, आप लोगों को जितना मैं समझा रहा हूँ बस वही पढ़ना है, उसके ज्यादा उससे अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। जितने शॉर्ट्स जितने वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों को बस चैनल से जुड़े रहना है। जब जब हिंदी का सेशन लगे तब तक आप लोगों को उपस्थित रहना है, तब तक आपको लेना है। और मैंने कहा कि नोटबुक रखना है, पेन रखना है, लिख लिख के याद करना है, क्योंकि यार अभी बहुत समय सीयूईटी के एग्जाम में, अभी आपको क्लास 12th की प्रिपरेशन करनी है बेटा। तो उसके साथ साथ आप लोगों को अब लिखते हुए चलो, जिस दिन देख लो उसी दिन लिख डालो इसको, जिस दिन देख लो उसी दिन लिख डालो इसे, तो कामयाब हो जाओगे, वरना बहुत बड़ी समस्या आएगी बेटा। एक नंबर भी कम, एक नंबर नहीं, यानी कि 99.99 परसेंटाइल भी आ गए ना तो भी आप लोगों को आपके मनपसंद कॉलेज मिलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रत्येक सब्जेक्ट में 200 में 200 नंबर लाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जीटी का 250 का नंबर का होता है, डोमेन का 200 का होता है, लैंग्वेज का 200 नंबर का होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो आपको एक में 3, एक में 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब घूम जाओ यहाँ पे देखना, बी में 1, बी में 1, अब नहीं घूमे तो ये ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सी में 2, सी में 2, डी में 4, ये लो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे पढ़ते हुए चलो बेटा, कोई नहीं रोक पाएगा आप लोगों को। फिर विशेषण शब्द का चयन कीजिए, यानी कि एक शब्द विशेषण है, विशेषण आपको पता है ना किसे कहा जाता है? विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए बेटा? विशेषता बताए, उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जन्म, मार्ग, मिलनसार, संसार। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, जो भी शब्द है ना उसके बाद एक संज्ञा शब्द रख करके देख लेना, यदि वो उसकी विशेषता बताए तो वो विशेषण कहलाएगा, नहीं बता रहा है तो विशेषण नहीं कहलाएगा। जैसे देखो, मैंने लिखा यहाँ पे ईमानदार, एक मैंने लिखा ईमानदारी, ये शब्द मैंने बहुत बार समझाता हूँ बच्चों को, यही शब्द लेता हूँ लगभग लगभग। अब मैंने कहा इसके बाद कोई संज्ञा शब्द रखो, जैसे मान लो मनुष्य रख लो, मनुष्य, तो कौन सा शब्द इसकी विशेषता बता रहा है? ईमानदारी मनुष्य नहीं होता, ईमानदार मनुष्य होता है। इसका मतलब ये तो है हमारा भाववाचक संज्ञा और ये है हमारा विशेषण है। ऐसे ही देखो यहाँ पे जन्म मनुष्य को रखो, इंसान को रख लो ना, मिलनसार व्यक्ति, बोलो हुआ या नहीं हुआ? तो ठीक, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोगों को। ऐसे आप लोगों ने किया ना जो समझा रहा हूं, मैंने क्या कहा, कोई शब्द दे विशेषण पूछ लिया जाए, उसके बाद कोई भी संज्ञा शब्द रख करके देख लेना, यदि उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है तो आप लोगों का विशेषण होगा, और संज्ञा शब्द नहीं, संज्ञा शब्द रख के देख ले फिर विशेषता नहीं बताए तो वह विशेषण नहीं हो, फिर वह भाववाचक या कोई भी कुछ भी हो सकता है। फिर आगे कर सकते हैं आप लोग, ऐसे आप लोगों को पढ़ना है फटाफट। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी यानी
एक आपके सिलेबस में एक सवाल, एक टॉपिक दिया हुआ है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, इन शुद्ध शब्द बताना है आप लोगों को। सृष्टि 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 सृष्टि, तो क्या है आप लोग पता है? ये सही है, सही है क्या? आप लोग पता है मैंने एक चीज और बताई थी, संधि विच्छेद, सरस धन ती, यानी कि यहाँ पे कौन संधि होगी? सृष्टि शब्द में व्यंजन संधि होगी, ध्यान रखना। नियम क्या था कि श के साथ में यदि ट आता है या ठ आता है तो ट को तो त में बदल देते हैं और ठ को थ में बदल देते हैं, ये नियम है। षटकोण वाले स के साथ में ट या ठ आ जाता है तो उसको त थ में परिवर्तित कर देते हैं। इस नियम को लिख लो यार जल्दी से फटाफट, कितना समय लगेगा आप लोगों को। नेक्स्ट, समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। आप लोग समुच्चय बोधक अव्यय जानते हो? अव्यय 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है अभी? एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 होता है संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 होता है समुच्चय बोधक अव्यय, नंबर 4 होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये तो 4 प्रकार हो गए, ठीक है। एक और हम लोग पढ़ते हैं अलग से जिसे कहा जाता है निपात। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको हिंदी नंबर 1 सीरीज के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ समुच्चय बोधक बताना, ये चलो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। समुच्चय बोधक अव्यय क्या आता है एक बार समझा देता हूँ, कि ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, ऐसे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ देते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। मैं कहूं कि संयुक्त वाक्य वाले योजक जितने भी होते हैं वो सारे के सारे समुच्चय बोधक में आते हैं। अब आपको मुझे इसका आंसर बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। हाँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है मुझे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब ये आज का और कल का, कल जो गया उसका, ये 2 दिन का डिस्काउंट चल रहा था हमारे। किसी भी कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, चाहे तो महापैक हो, चाहे अर्जुन बैच हो, कोई सा बैच आप लो, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो अर्जुन बैच स्टार्ट हो चुका है, हिंदी मीडियम की बात करूँ तो संकल्प बैच स्टार्ट हो चुका है, और महापैक है वो तो आपके 15 महीनों तक का ही है, 13 या 15 महीनों तक का ही है, जिसमें तो बहुत कुछ मिलता है यार, सारे बैच फ्री मिलते हैं। तो इस कोड का प्रयोग करते हैं, इस कूपन का प्रयोग करते हैं, कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज जितने सवाल मैंने समझाए थे वो सारे के सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे और नोट भी कर लिया हो। और नोट नहीं किया तो बेटा नोट जरूर करना, वरना फिर मत कहना कि सर थोड़े से नंबर कम रह गया। थोड़ा सा कुछ नहीं होता यार, मुझे चाहिए 200 में 200। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।